तीसरे चैप्टर में जाओगे ना, नक्शे वहां पर है, फोल्ड करे हुए कलर। नमो हरिवंतानं, नमो सिद्धानं, नमो हरियानं, नमो अर्चानं, नमो लोके सब्बसावनं। आप्तेन छिन्नदोषेण सर्वज्ञागमेशिना भवितव्यं वियोगेन नान्यथा तथा भवेत्। आप्तोपद्यमनन्यं दृष्टेष्टविरोधकं तत्त्वोपदेशतत्सारं शास्त्रं कापथदर्शनं। विषयाशावशातीतो निरारम्भो अपरिग्रहः ज्ञानवान् तपस्वी सदशस्यते। तीन लोग का वर्णन अपना चल रहा है। कहाँ पर है वो तीन लोग? लोग तीन है कि एक है? लोग तो एक है, फिर तीन लोग क्यों कह रहे हैं? तीन मंजिल है, तीन भागों में बटा हुआ है, इसलिए तीन लोग उसको कहते हैं। तीन लोग को ही लोकाकाश भी कहा जाता है। कहाँ पर है ये लोकाकाश? अलोकाकाश के ठीक मध्य में। अलोकाकाश हर दिशा में कितना फैला हुआ है? अनंत। और लोकाकाश 343 घन राजु प्रमाण थी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 14 राजु। राजु मतलब क्षेत्र नापने की इकाई कितना बड़ा होता है? असंख्यात योजन का एक राजु होता है। एक योजन कितना बड़ा होता है? 4000 मील की 6000 मील? 6000 किलोमीटर, 4000 मील। कुछ भी याद रख लोगे तो चलेगा। ऊंचाई, उसकी गहराई पीछे कितनी है? कहाँ पर 7 राजू है? नीचे के ऊपर सब तरफ से उत्तर दक्षिण उसकी पीछे की जो गहराई है, देखो ये जो मैं उस दिन आपको कह रही थी, ये लोक का मॉडल है। और ऊंचाई इसकी जो है वो 14 राजू हो गई। और गहराई पीछे देखा जाए तो ये सब जगह कितनी है? 7 राजू। और चौड़ाई नीचे कितनी है? नीचे 7 राजू पक्का? 7 राजू। फिर कहाँ पर एक राजू हुई? नीचे से कितना ऊपर आया? नीचे से 7 राजू ऊपर आने पर यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो गई? 1 राजू। और फिर और ऊपर जाने पर यहाँ पर 5 राजू। कितना ऊपर आ? यहाँ से 3.5 और नीचे से 10.5। नीचे से 10.5 राजू ऊपर आने पर चौड़ाई यहाँ हो गई 5 राजू। और एकदम ऊपर जाने पर 1 राजू की चौड़ाई रह जाती है। औसत चौड़ाई कितनी हुई? 3.5 राजू। तीन चारों को जोड़कर और 4 का भाग दे देंगे तो औसत चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 3.5 राजू। चलिए, और इस श्लोक में इसका घनफल बता दिया कि घनफल इसका कितना है? 343 घन राजु। इसका आकार कैसा है? पुरुषाकार। कैसा पुरुष? नीचे पैर फैलाकर और कमर पर हाथ रखा हुआ ऐसा पुरुष, उसके जैसा। या फिर
1.5 मीटर के जैसा। नीचे का पोर्शन क्या है? उल्टी आधी मीटर, और ऊपर का पोर्शन छोटी वाली पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस ब्लॉक में जो है वो गहराई है हमारे पास। जो हम इसमें पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में अपने को मतलब दिखा तो रहे पीछे का, पर जैसे मॉडल देखो तो उसमें ख्याल में आ जाता है कि पीछे गहराई भी है। ये 3 डायमेंशनल है। हम कहाँ रहते हैं? इसी के अंदर, है ना। ये 3 लोग है क्योंकि 3 लोग का मॉडल है, तो उसको ऐसे बोलेंगे कि ये 3 लोग है और हम इसके अंदर ही रहते हैं। चलो फिर अगला हमने आकार भी हो गया इसका। इसमें निवास किसका है और इसके बाहर सूक्ष्म जीवों। किसमें निवास पूछा मैंने? इसके पूरे लोक में, 3 लोक में निवास किसका है? 6 द्रव्यों का है ना। 6 द्रव, 3 लोक में 6 द्रव यही पाए जाते हैं। और इसके बाहर किसका निवास है? सिर्फ आकाश का। आकाश है ना, आकाश तो सब जगह है। इसके बाहर आकाश और इसके अंदर 6 द्रव्यों का निवास स्थान। ये जो लोक है वो किससे घिरा हुआ है? वात। चलो 3 वात वाले कौन बताए? अभी एक साथ पूछो तो सब बताने को तैयार है, और मैंने अगर 3 कौन बताएगा तो सब घनोदधि वात वाले, घन वात वाले और तनु वात। सबसे अंदर की तरफ कौन सा वात वाले? उसके बाद वात वाले मतलब वायु का घेरा। अब इन तीनों का मीनिंग कौन बताएगा? सिर्फ प्रति और कोई भी नहीं? चलो बोलो अच्छी तरह। घनोदधि वात वाले मतलब वाष्प का घेरा। ठीक है, ठोस वायु प्लस पानी, ऐसा वाष्प का घेरा। घन वात वाले ठोस वायु का घेरा। तनु वात वाले हल्की वायु का घेरा, पतली वायु का घेरा। लोक का आधार, लोक किसके आधार से है? घनोदधि वात वाले। ठोस वायु अर्थात जल मिश्रित वायु अर्थात वाष्प का घेरा। और ये घनोदधि वात वाले का आधार घन वात वाले। घन वात वाले मतलब मोटी हवा, ठोस हवा। घन मतलब ठोस। वात वाले मतलब तो वायु का घेरा है। और घन वात वाले का आधार तनु वात वाले। तनु मतलब पतली वायु का घेरा। और तनु वात वाले का आधार आकाश है। और आकाश का आधार स्वयं आकाश, क्योंकि आकाश सभी द्रव्यों को जगह देता है, आधार देता है। चलो इसके बीच में क्या है? त्रस नाड़ी। ये त्रस नाड़ी कहाँ पर है इसकी स्थिति? लोक के एकदम बीचों बीच में। इसमें आप देखोगे तो दिख रही है, बीच में दिख रही है। अंदर जाके देखोगे तो मतलब इधर से कितना अंदर आया अपन? इधर से कितना अंदर गए? 3 राजू। और इधर से भी कितना अंदर आओगे? 3 राजू। तो बीच में वो तरफ नाड़ी कितनी है? 1 राजू। पूरा 7 राजू। मतलब नक्शे में देखो तो वो सामने बनी हुई है ये, पर सामने नहीं, यहाँ बीच में जो बनी हुई इधर से अंदर जाके, ऐसे ये अंदर जैसे इसके अंदर दिख रही है, सबको दिख रही है इसके अंदर। ऐसी त्रस नाड़ी की ऊंचाई कितनी है? कुछ कम 13 राजू। क्योंकि 2 प्रकार की नाड़ी है। कौन कौन सी? लोक नाड़ी और त्रस नाड़ी। लोक नाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 14 राजू। और त्रस नाड़ी की ऊंचाई कुछ कम 13 राजू। ठीक है ना? हाँ बताइए।
कि ये पूरी ऊपर ऊपर से लेकर नीचे तक उसको कहेंगे लोक नाड़ी। हालांकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है। और उसके अंदर जो नाड़ी है उसको त्रस्त उसके अंदर मतलब कि वो जो 13 राज्य पूरा जो एक 14 राज्यों का पोर्शन है उसको लोक नाड़ी कहेंगे, क्योंकि पूरी लोक के ऊपर से लेकर नीचे तक है। पर उसमें त्रस्त जीव कहाँ मिलेंगे? 13 राज्यों से कुछ कम के एरिया में त्रस्त नाड़ी कहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं त्रस्त नाड़ी। एक राज्य कौन सा कम किया, ऊपर का कि नीचे का? नीचे का। और कुछ कम कौन सा किया? ठोस जो सातवीं पृथ्वी है उसको कम किया। वो ठोस सातवीं पृथ्वी के अंदर भी जीव नहीं मिले। ठीक है, तो ऐसे कुछ कम 13 राजू त्रस्त नाड़ी की ऊंचाई है। उसकी चौड़ाई कितनी है? एक राजू। मोटाई कितनी? एक राजू। तो घनफल कितना हो गया? कुछ कम लगभग 13 घनराज। ठीक है, और इसका आकार कैसा है? ट्यूबलाइट के खोखे के समान। लंबी तो बहुत है और चौड़ी और सकड़ी जो है वो कम। इसमें निवास किसका है? सिर्फ त्रस्त का ही है क्या? छह द्रव्यों का तो है, पर जीव में कौन कौन से जीवों का? त्रस्त की स्थावर दोनों का है, त्रस्त भी है और स्थावर भी है। पर इतना पक्का है कि त्रस्त जीव कहाँ मिलेंगे? त्रस्त नाड़ी। और त्रस्त नाड़ी के बाहर कौन से जीव मिलेंगे? स्थावर। कौन से स्थावर? 5 प्रकार के स्थावर में सूक्ष्म बादल सूक्ष्म की बादल। बादल तो थोड़े लिमिटेड एरिया तक, बाकी सब कुछ सूक्ष्म। इस पूरे लोक में सूक्ष्म जीव खसाखस आकाश के हर प्रदेश में भरे हुए हैं। पर 5 प्रकार के हैं ना वो सूक्ष्म, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। तो कौन से सूक्ष्म सब जगह है? पांचों प्रकार। पूरे के अंदर पांचों प्रकार के पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सूक्ष्म जो है वो पूरे भरे हुए हैं। और बादल जो है उनका एरिया लिमिटेड। चलो आगे चलते हैं। फिर अधोलोक भी हमने पढ़ लिया था। अधोलोक की स्थिति कहाँ पर है? मध्यलोक से नीचे। मेरू की जड़ से नीचे। मध्यलोक का हमने पढ़ा ही नहीं। मेरू भी नहीं पढ़ा है, पर फिर भी उसकी स्थिति ऐसी कही जाएगी कि मेरू की जड़ से नीचे। ठीक है, जहां पर वो एक राज्य, जहां पर हम पहुंचे उस एक राज्य वाली जगह से नीचे, नीचे के 7 राज्य में मेरू की जड़ से नीचे अधोलोक की स्थिति चालू होती है। और इसकी ऊंचाई कितनी अधोलोक की? हाँ वही मैं कह रही हूँ कि मेरू की भी जड़ नहीं पढ़ाई है अभी, ना मध्यलोक पढ़ा है ना मेरू की जड़, वो सब पढ़ाएंगे। इसलिए अभी जो पढ़ा है उसमें तो यही बात है कि वो एक राज्य जहां पर आ रहा है उसके नीचे से उसकी स्थिति है। ऊंचाई 7 राजू और पीछे गहरा, पीछे ऊपर गहरा 7 राजू है और नीचे सब जगह एक जैसा है ना 7 राजू, सब जगह 7 राजू। पीछे की मोटाई गहराई कह लो मोटाई कह लो वो 7 राजू। चौड़ाई नीचे अधोलोक की चौड़ाई नीचे कितनी है? 7 राजू। और ऊपर कितनी है? 1 राजू। तो औसत चौड़ाई कितनी होगी? 4 राजू। और घनफल 196 घनराज। ठीक है, अधोलोक में कितनी पृथ्वियां? 7 पृथ्वी है। और इसमें किसका निवास है? नारकी सारे अधोलोक में ही रहते हैं। तिर्यंश तो सभी जगह पाए ही जाते हैं, किंतु तिर्यंश तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। और 4 प्रकार के देवों में से भवनवासी और वैतर भी नीचे अधोलोक में पाए जाते हैं। 7 पृथ्वी 7 राज्य पूरी ले ली, तो वो जो नीचे का अपन ने त्रस्त नाड़ी में वो जो एक राज्य छोड़ा था, हाँ वो क्या इसमें इंक्लूड अगर हो गया तो फिर ये 7 राज्य कैसे? नहीं, अधोलोक तो पूरे को ही बोलेंगे ना। हमने त्रस्त नाड़ी में उसको इसलिए माइनस किया क्योंकि त्रस्त जीव वहां नहीं पाए जाते। पर अधोलोक नारकी सब जगह थोड़ी ना मिलेंगे, नारकी तो ये भी पृथ्वी में ही मिलेंगे। अधोलोक तो पूरे को कह रहे हैं ना। अधोलोक तो अपन ये पीछे का सारा नीला हिस्सा पूरे के पूरे को कह रहे हैं। और जबकि नारकी तो सिर्फ कहाँ मिलेंगे? त्रस्त नाड़ी जरा से, ना नीचे मिलेंगे और ना नीले वाले हिस्से में मिलेंगे, वो तो बस ये पीले हिस्से में इतने से एरिया में मिलेंगे, है ना। ये नीचे का जो एरिया है उसमें क्या
थोड़ा, मतलब उसमें तो नहीं दिखाया है। हाँ, इस नहीं वो नहीं, वो एक राजू जो है वो नहीं है ना वहाँ पर, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ वो एक इंद्री, एक इंद्री है, एक इंद्री है सूक्ष्म। एक इंद्री जीव को भी तिर्यंश बोलते हैं। तिर्यंश 5 प्रकार के, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, सभी को तो देवनार के मनुष्य को छोड़ के सभी कौन है? तिर्यंश। देवनार के मनुष्य को सूक्ष्म और बादल होते ही तिर्यंश में, बाकी तो सब बादल। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो जो किसी को रोकने से रुके नहीं और हमारे जो ना किसी को रोके और ना किसी से रुके, और बादल जो रोकने से रुक जाए, जो रोके भी और रुक भी जाए। हम सूक्ष्म की बादल, बादल, नार की सूक्ष्म की बादल, बादल। 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के जितने जीव है वो सब कौन है? बादल है। सूक्ष्म के भेद किसमें होते हैं? एक इंद्री में, स्थावर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। अब ये जो नीचे ग्रीन पोर्शन जो एक राजू है यहाँ पे, तो वो तरसनाड़ी है ही नहीं, क्योंकि बताया ना कि तरसनाड़ी कितनी ऊंची है, कुछ कम दे रहा है। तो ये जो ब्लू एरिया है इसमें पूरे में है कौन? ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है, हाँ, ब्लू वाले एरिया में तो पूरे में है। तो जो 7 पृथ्वियां हैं वो इसी में काउंटिंग होगी, साथ में 7 यही है ना, काउंट अपन ने उस दिन करी थी, देखो वापस करते हैं उसको। तो नीचे थोड़ा गैप लगा। हां, एक था कि शायद तो वो क्या है, 3D पिक्चर ऐसे ही बनता है, ऐसा लगता है 3D पिक्चर ऐसे ही बनता है, 3D है ना तो ऐसा ही दिखता है, इसलिए नीचे की छूट रहा है। तो ये समझो यहाँ तक आना चाहिए था आपके हिसाब से, ये यहाँ तक बनी हुई है ना, और ये यहाँ सामने बनाई है तो यहाँ तक बनाई है, वो पीछे बनाने में और वहाँ ऐसी होती। और देखो सातों पृथ्वियां यहाँ पढ़ने में भी आ रही है, ये सातवीं है, बस सातवीं के नीचे कितना है, कितना एरिया बाकी है सातवीं पृथ्वी के नीचे लोक का? एक राजू है ना नीचे, तो बस ये सातवीं पृथ्वी। इसका 2 नाम है, महातंबी है और माधवी भी, ठीक है, 2 नाम है। और बुक में देखोगे ना आपको, तो बुक में चार्ट निकालो, पेज नंबर नहीं, पेज नंबर निकालो बुक में, ये पृथ्वियों के नाम वगैरह सारी डिटेल दी हुई है। सात पृथ्वियों के नाम कौन बताएगा? बिना देखे बता। हो गई? तम प्रभा, पंख रह गई है ना, वही मुझे याद है, पंख प्रभा रह गई। रत्न प्रभा, उसका नाम रत्न प्रभा क्यों है? रत्न बिल्कुल फीके वाले रत्न होते हैं ना, आर्टिफिशियल, जो कि मतलब बहुत दिन के पड़े हैं, ऐसे फीके वाले रत्नों की रोशनी है वहां लगा, पहले में लगा। दूसरी क्या है रत्न प्रभा के बाद? शर्करा, मतलब शक्कर के साथ। तीसरी बालू का प्रभा, मतलब बालू रेत के समान। और आपके पंख मतलब कीचड़, और धूप मतलब धुआं। फिर तम प्रभा, तम मतलब अंधकार, और महातम मतलब मान। देखो पेज नंबर 45, बुक में पेज नंबर 45 पे है। 2 प्रकार के इनके नाम हैं, तो मैंने यहाँ खोला भी है, बुक में नहीं देखे तो है ना। ये पृथ्वियों के नाम है और 2 प्रकार के नाम है। रत्न प्रभा, ये तो जो है वो पृथ्वियों के सार्थक नाम है। सार्थक नाम मतलब कि इसका मतलब, जैसी वहाँ की प्रभा है वैसा ही वहाँ पर क्या बोलते हैं ये है। और ये दूसरे जो है वो रूढ़ी नाम है, रूढ़ी से मतलब बस परंपरा से ये नाम चले। तो ये 7 पृथ्वियां जो है, धुम्मा वंशा नहीं बताई थी मैंने, धूड़ी नाम नहीं बताए है ना। आप तो रत्न प्रभा आदि नाम याद रख लो तो उतने भी सफिशिएंट है। ये जो हुए, अब ये सबसे नीचे 7वीं है कि पहली है? 7वीं पृथ्वी। लोक से कितना ऊपर आओगे? नहीं
नीचे से लोक के तल से कितना ऊपर आने पे सातवीं पृथ्वी आएगी? 1 राजू ऊपर। और फिर और कितना ऊपर जाओगे तो छठी आएगी? नीचे से 1 राजू और सातवीं पृथ्वी से 1 राजू। फिर छठी से पांचवी का डिफरेंस, छठी से पांचवी 1 राजू, नीचे से 3 राजू। हर पृथ्वी के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 राजू का, लगभग 1 राजू। नीचे 1 राजू माइनस कर दिया ना? ये जो व्हाइट वाली लाइन नहीं, ये पूरा ग्रीन पोर्शन, ये तो 1 राजू हो गया। हाँ। और कुछ कम ये 8वीं पृथ्वी का, 7वीं पृथ्वी का ये जो पृथ्वी है ठोस, ये माइनस कर दीजिए। इतनी सी जो पृथ्वी है उसको माइनस। ठीक है, अब ये बताओ कि पृथ्वी जो है वो पीछे कितनी गहरी है? ये पृथ्वी यहाँ नहीं, 1 राजू, 7 राजू। पूरी पृथ्वी तो वहां तक है। पूरी पृथ्वी वहां तक है ना? 7 राजू तक। पीछे तो वो पूरी की पूरी 7 राजू है ना? ये दिख रही है लाइन है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो डार्क वाली लाइन दिख रही है वो पृथ्वी को बताती है। वो पृथ्वी पीछे कितनी कितनी गहरी है? 7 राजू। लेकिन सब में नारकी पृथ्वी की बात हो रही है, नारकी तो तरस नारी में मिलेगी, तो पृथ्वी पूरी जाएगी ना? पृथ्वी 7 राजू। सामने ये पृथ्वी है सब 7 राजू चौड़ी है कि कम ज्यादा है? थोड़ी ऊपर कम होती जाती है। यहाँ पर कितनी चौड़ी होगी? नीचे सबसे पहले तो 7 राजू चौड़ी। नहीं, 7 राजू चौड़ा तो लोग यहाँ पर है, फिर 6 राजू होगा। यहाँ 6 राजू, कुछ अधिक 6 राजू, कुछ अधिक 6 राजू आएगा। उसके कैलकुलेशन से कैसे आएगा उसको छोड़ो। 7वें नरक वाली जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये कितना है? कुछ अधिक 6 राजू, फिर कुछ अधिक 5 राजू, कुछ अधिक 4 राजू, कुछ अधिक 3 राजू, कुछ अधिक 2 राजू, कुछ अधिक 1 राजू, और पहली पृथ्वी 1 राजू। ठीक है, ये तो इनकी चौड़ाई है। सामने जैसे इसमें देखोगे ना शीट्स डली हुई है, तो शीट पीछे की तरफ तो कैसी है? पूरी पूरी, और सामने जो उनकी चौड़ाई है सातों की कैसी है? कम कम होती गई। और ये जो मोटा पोर्शन बना हुआ है ये किसका है? पहली पृथ्वी, जो कि कितनी चौड़ी है? चौड़ी कितनी है मतलब ये मोटाई कितनी है उसकी? ये मोटी कितनी है? कुछ योजन है, ठीक बात है। मोटाई मतलब समझ पड़ रहा है क्या पूछ रही हूँ? चौड़ी, सबसे चौड़ी है। हाँ, गहराई कितनी है? 1,80,000 योजन। मोटी मोटी कह लो, गहरी कह लो, जो भी कहना कह सकते हो ना। मोटी कितनी है? 1,80,000 योजन मोटी। पहली वाली रत्नप्रभा है ना, पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में। यहाँ लिखा हुआ है 1,80,000 योजन प्रथम पृथ्वी रत्नप्रभा। दूसरी पृथ्वी कितनी चौड़ी? 32,000। तीसरी 28,000। चौथी 24,000। पांचवी 20,000। छठी और सातवीं 8,000। बताई थी ना कि 4 कम करते जाना है। ये क्या है? ये 32, 28, ये क्या है? क्या पृथ्वियों की मोटाई। और पीछे सारी पृथ्वी कितनी कितनी फैली हुई है? 7 राजू की। पीछे तो 7 राजू फैली हुई है, सामने 6 राजू, 5 राजू, 4 राजू, 3 राजू ऐसी है। और मोटी कितनी है? पहली वाली पृथ्वी 1,80,000, दूसरी 32,000, फिर 4 कम करते जाओ, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000, और लास्ट वाली कितनी है? 8,000। मतलब वो लेयर वाली बात, फ्लैट बोलना चाहिए, फ्लैट करना। हाँ, मतलब जैसे दीवार होती है ना, अपन कहते पहले की दीवार अपन कहते थे मोटी होती थी, तो दीवारें भी मोटी, सीलिंग भी मोटी रहती थी, उसकी मोटाई पूछी जा रही है कि वो मोटाई कितनी। ठीक है ना, ये यहाँ इसमें है भी यार, इसमें भी लिखी है पृथ्वी की मोटाई 1,80,000 योजन, 32,000, 28, 24, 20, 16 और 8। ठीक है, अब ये बिलो इसमें नारकी जो है वो पूरी पृथ्वी में तो मिलेगी नहीं, पूरे 7 राज्यों में। नारकी सिर्फ कहाँ पर मिलेंगे? 10 नाड़ी। क्यों? क्योंकि
क्योंकि वो त्रस है, नार की पंचेंद्रिय होने से त्रस है, त्रस जो है वो त्रस नाड़ी में ही मिलते जुलते हैं। तो उनके बिल कहाँ पर मिलेंगे अपने को? त्रस नाड़ी में। मतलब इन पृथ्वियों के अंदर, अंडरग्राउंड होता है ना, जैसे अंडरग्राउंड फ्लोर्स होते हैं तो उसमें रूम्स होते हैं ना, ऐसे ही अंडरग्राउंड ये पृथ्वियां है और उसके अंदर बिल बिल हाँ ठोस उसके अंदर सब, हाँ ठोस के अंदर, ठोस के अंदर थोड़ी सी पोल है, उसी को मैं समझा रही थी आपको कि जैसे टैंकर हो और टैंकर को क्या करो, पृथ्वी के अंदर गाड़ दो, तो बाकी जगह तो पृथ्वी रहेगी पर जिस जगह टैंकर है उसके अंदर का एरिया कैसा रहेगा? खाली पोला। या जैसे ढोलक है तो ढोलक के अंदर उसकी पोल जो है वो खाली जगह है, वहां पर बिल है, मतलब उसके अंदर पोल में तो नाकी रहते और बाकी जगह क्या कैसा है? ठोस है। ठीक है, तो बिल किसके समान है? या तो वो टैंकर के समान समझ लो और या फिर ढोल की पोल के समान। ये बुक का अगला पेज देखोगे तो उस पर लिखा है। और उसकी जमीन पे कोई नहीं रहता दीदी? किसकी जमीन पे? वही नरक की जमीन पे। जमीन के ऊपर थोड़ी ना, जमीन के अंदर रहते हैं। ऊपर हम रहते हैं, बाकी बाकी जगह ऊपर कोई नहीं रहता है। पहली पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं पर दूसरी से सातवीं पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं रहता है। ठीक है, ये बिल के बारे में यहाँ लिखा है। नारकियों के रहने के स्थान 46 में। इसकी आकार कैसा है? ढोल की पोल के समान और तलघर की भांति या तलघर जैसे होते हैं उस प्रकार से ये बिल है। और ये बिल भी 3 प्रकार के बिल है वहां पर। एक बिल तो है बीच में जिसको कहते हैं इंद्रक, और फिर उसकी लाइन से ऐसे बिल है 4 दिशाओं में, तो उसको कहते हैं श्रेणीबद्ध। 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में। विदिशा मतलब समझ पड़ती? 4 दिशा तो मतलब क्या हो गया? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और विदिशा मतलब उसके बीच बीच में क्रॉस जो आती है। तो 4 दिशाओं और 4 विदिशाओं, ऐसे 8 दिशाओं में तो जो बिल है लाइन से उनको कहते हैं श्रेणीबद्ध। श्रेणी मतलब होता है पंक्ति और बद्ध मतलब लाइन से। वॉल्यूम कम करने का बोल करो। तो उसको कहते हैं श्रेणीबद्ध। और फिर ये दिशा और विदिशा के बीच में खाली जगह होगी ना, तो खाली जगह में भी बहुत सारे बिल हैं, उनको कहते हैं प्रकीर्णक। ऐसे बिल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार। ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्णक बिल। बस ठीक है, कुछ कम नहीं हुआ, ज्यादा कम करोगे तो फिर तो जोर पड़ेगा। बस ठीक है, कोई कम बड़ी तो नहीं है देखो। हाँ वो दरवाजा लगा दे, वो बात सही है, फिर भी दरवाजा लगाया कम हुई है पर थोड़ी सी मेरे को चाहिए। तो क्या बात हुई? 3 प्रकार के बिल, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। जो सबसे बीचों बीच में बिल है उस बिल को क्या कहते हैं? इंद्रक। लाइन से दिशा और विदिशाओं में जो बिल है उनको श्रेणीबद्ध, और उसके बीच बीच में बिखरे हुए जो बिल है उनको कहते हैं प्रकीर्णक। सभी बिल कैसे हैं? उनका आकार कैसा है? ढोल की पोल के से। ठीक है ना, ये टैंकर हो उसको जमीन में गाड़ दिया। और काय से बने हुए इनकी दीवारें काय की है? बिलों की वज्र की। ठोस किस धातु से बनी हुई है? वज्र। वज्र जो है वो लोहे से भी मजबूत होता है। और दीवार, सिर्फ दीवार इधर इधर की दीवार ही वज्र की नहीं है, ऊपर भी कैसा है? वज्र है, नीचे भी वज्र है। ढोल की पोल होती तो ढोलक को यूं करो तो वो तो फट जाए, पर ये वज्र की ऐसी दीवार है कि इसको नारकी कितना इसमें से निकलना चाहे निकल नहीं सकता। जो नारकी जिस बिल में पैदा हुआ होता है वो उसी बिल में रहता है, दूसरी जगह नहीं जा सकता, वो दीवार को पार करके कहीं और नहीं जा सकता। ठीक है, ये ऐसे बिल हुए। और भी देखो इसके बारे में अपन देख लेते हैं नरकों में। हाँ, और फिर जैसे कि 7 तो नरक हो ही गए, और एक एक नरक की आपको मैंने मोटाई बताई कि कितनी कितनी है। उसमें अब अपन सबसे पहले देखते हैं पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी है ना, उसको उसके 3 पोर्शन है। उस पहली पृथ्वी के
3 पोर्शन। ये नक्शा आपकी बुक में नहीं मिलेगा। ये पहली पृथ्वी है, ये पूरी यहाँ से मतलब पिंक पोर्शन की स्टार्टिंग से लेकर पूरी यहाँ तक ये पहली पृथ्वी है। और इसके 3 भाग हैं, घर भाग, पंख भाग और अपबहुल भाग। ठीक है, वो 3 लोग वाला नक्शा देखोगे तो उसमें जरूर दिखेगा। यहाँ पे 3 देखो, ये 3 ये जो है इसके 3 भाग हैं। ये पहला भाग है, दिख रहा है, पढ़ने में आ रहा है? तो ये ब्लर्ड है क्या है? और बड़ा कर नहीं, पर ये शब्द क्लियर नहीं है क्या? अब दिख रहे हैं, पढ़ने में आ रहा है? ये चित्रा पृथ्वी, तो 1000 योजन चित्रा पृथ्वी और 15,000 ये पूरा मिला के 16,000, इसको कहते हैं घर भाग। ठीक है, घर भाग। उसके बाद 84,000 योजन चौड़ा दूसरा है पंख भाग, और फिर तीसरा है 80,000 योजन चौड़ा अपबहुल भाग। तो सब मिला के कितना हो गया? 1,80,000। ये 3 जो इधर है, देखो यहाँ नहीं लिखे, यही लिखे, ये पूरी 1,80,000 योजन गहरी पहली रत्न प्रभा पृथ्वी थी। उस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग, घर भाग, पंख भाग और अपबहुल भाग। क्यों बता रही हूँ ये सब मैं आपको? ये देव जो अपन ने बात करी ना, भवनवासी और व्यंतर, वो नरक में रहते हैं। तो वो नरक में कहाँ पर रहते हैं ये देखना है। ऐसा नहीं है कि तिर्यंच और मनुष्य जैसे एक साथ रहते हैं ना, वो गाय भैंस भी यहीं बाहर रहते हैं, छिपकली कॉकरोच चूहे वो भी यहीं रहते हैं, और हम भी यहीं रहते हैं। तो ऐसे साथ में नहीं रहते हैं देव और नारकी, उनके फ्लोर्स अलग अलग हैं। तो फ्लोर्स अलग होने से ये 3 फ्लोर है। पहले वाले के 3 पोर्शन है, घर भाग जो कि कितना गहरा है, 16,000 योजन पूरा, ये 1,000 और 15,000 दोनों मिला 16,000 योजन गहरा पहला घर भाग। दूसरा 84,000 योजन चौड़ा, कौन सा भाग है? पंख भाग। और तीसरा 80,000 योजन गहरा अपबहुल भाग। अपबहुल तीनों मिलाकर कितने हो गए? 1,80,000 योजन गहरा। अब ये घर भाग और पंख भाग में तो रहते हैं भवनवासी और व्यंतर देव, और जो अपबहुल भाग है वहां पर रहते हैं पहले नरक के नारकी। ठीक है ना, मतलब नारकी जो है वो पूरे 1,80,000 योजन के एरिया में नहीं रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? सिर्फ 80,000 योजन, नीचे के 80,000 योजन के एरिया में। और ऊपर के 1,00,000 के एरिया में कौन रहते हैं? भवनवासी और व्यंतर देव। दोनों में कोई कोई भी रह सकता है, वो उनका भी विभाजन है अलग अलग, दोनों में ही है। भवनवासी ऊपर के भाग में भी और नीचे के भाग में भी, और व्यंतर भी ऊपर के भाग में भी और नीचे के भाग में। ठीक है ना, अब वो कौन से, कोई भवनवासी ऊपर रहते हैं, कोई व्यंतर ऊपर रहते हैं, कोई भवनवासी नीचे रहते हैं, कोई व्यंतर नीचे रहते हैं, उसकी डिटेल में अपन अभी नहीं जाते हैं। आप तो मोटा याद रख लो कि घर भाग और पंख भाग में कौन रहते हैं? भवनवासी और व्यंतर देव। और अपबहुल तीसरे 80,000 योजन मोटे भाग में कौन रहते हैं? नारकी। ठीक है, पहली पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। तो जो नारकियों का एरिया है 80,000 योजन मोटा, वहां पे प्रभा कैसी रहेगी? कैसे रत्न? फीके वाले। और ये जो देवों के रहने का निवास है वहां पर प्रभा कैसी रहेगी? अच्छी क्वालिटी वाले रत्नों की, चमकदार। इनके तो महल रहते होंगे ना, और इनके अच्छे बढ़िया सुंदर महल रहते हैं, इनके बिल नहीं रहते हैं। बिल की रचना कहाँ पर है? अपबहुल भाग में, जहाँ पर नारकी रहती है। मतलब 1,80,000 योजन मोटी पूरी की पूरी जो पृथ्वी है उस पूरे में नारकी रहते हैं क्या? नहीं, नारकी सिर्फ कहाँ है? नीचे के 80,000 योजन के एरिया। और फीके वाला प्रकाश कहाँ पर है? नीचे। ऊपर तो कैसा है? बढ़िया चमकदार रत्न है, खूब ऐसा प्रकाश है वहां पर, रत्न है भी वास्तव में, और खूब बढ़िया सुंदर सुंदर उनके वहां पर महल बने। जैसे तलघर होता है तो अच्छे बढ़िया रूम्स भी बनते हैं नीचे, गर्मी के दिनों में अच्छा फर्स्ट क्लास, नीचे ठंडक ज्यादा रहती है तो अच्छे बढ़िया रूम्स भी होते हैं, फ्लैट्स भी होते हैं, और गंदा सा एक तलघर भी होता है।
तो गंधे से तलघर जैसा तो क्या है, नारकियों का निवास है, और अच्छे बढ़िया रूम्स महल वगैरह किसका निवास है, वनवासी और व्यक्ति। ठीक है, दीदी नरक के जो सात होते हैं वैसा ही पहला भी होगा, सिर्फ रोशनी का फर्क है कि रोशनी का फर्क है, बाकी तो बिल सब वैसे ही है, मार काट सब वैसे ही है, दुख जो वैसे ही है। पहले नरक में कम है, नीचे नीचे के नरकों में ज्यादा, दुख ज्यादा ज्यादा। तो ठंडा गर्म वातावरण, ठंडा गर्म वातावरण का भी अंतर है, कहाँ पर गर्म है और कहाँ पर ठंडा है। ऊपर के नरकों में गर्म है, कहाँ तक गर्म है, चौथे नरक में कहाँ तक, 3/4 का, है ना। पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, मतलब पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, यहाँ पर तो प्योर गर्मी, कितनी गर्मी, हाँ मेरू जितना बड़ा लोहे का गोला डाला जाए तो तुरंत वो पिघल जाए, नीचे पहुंचने से पहले क्या हो, पिघल जाए। पहले नरक, दूसरे नरक, तीसरे नरक में, और कहाँ पर, चौथे नरक के 3/4 ऊपर के हिस्से, और चौथे नरक का 1/4 नीचे का हिस्सा, और 5वां, 6ठा और 7वां नरक, यहाँ पर क्या है, ठंड। चौथे नरक का एक शुरू के 4 नरकों में गर्मी है, और 5वें नरक के 3/4 ऊपर के हिस्से में भी गर्मी है, ठीक है, और 5वें का 1/4 और 6ठे और 7वें में ठंड है, ठीक है। मतलब शुरू के 4 में पक्की बात गर्मी, 6ठे और 7वें में ठंड, और 5वें के ऊपर की 3/4 में गर्मी, और नीचे के 1/4 में ठंड। तो 3 हिस्से में बोल, हाँ 3 हिस्से, 3/4 को एक 3 हिस्सा को कि 4 में से 3 हिस्से। क्या, हाँ यहाँ पर भी गर्मी कहाँ है कि नरकों के एरिया में। देवों के तो नॉर्मल बढ़िया टेम्परेचर रहता है, अच्छा फरवरी का मौसम, अभी जो इस साल जैसा चल रहा है वैसा ही नॉर्मली जैसा रहता है। उनको बहुत फैसिलिटी मिलती है। तो देव पर्याय पुण्य बांध के गए तो पुण्य भोगते हैं, और फिर कहाँ जाते हैं, पुण्य भोग भोग के एक केंद्र में जाते हैं, ठीक है। तो अब बिल के पहले इतनी बात तो हो गई ना कि पहली पृथ्वी के 3 पोर्शन है, तो इसलिए नरक का एरिया कितना है, 80,000 योजन का है, और नीचे जो है वो प्योर नरक ही है, मतलब कि दूसरी पृथ्वी है शर्करा प्रभा, तो ये पूरे 32,000 योजन के एरिया में कौन है, नारकी। और फिर अगली 28,000 की है तीसरे में, इसमें भी पूरे में कौन है, नारकी। मतलब देवों का निवास सिर्फ कहाँ पर है, पहली पृथ्वी के 1 लाख योजन का जो एरिया है, ऊपर के 2 पखर भाग और पंख भाग, ऐसा। और अब ये जो प्रत्येक पृथ्वी मतलब प्रत्येक नरक है, प्रत्येक नरक में भी फ्लोर्स है, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती, तो ऐसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के समान ये, मतलब 80,000 भी फिर कितने में डिवाइडेड है, 13 फ्लोर्स में, 13 फ्लोर्स, 13 फ्लोर है, मंजिल है। ऊपर वाले सबसे ऊपर वाली जो मंजिल वाले रहेंगे नरक में, उनको दुख कम है, उससे ज्यादा दूसरी मंजिल वाले को, उससे ज्यादा तीसरी मंजिल वाले को, उससे ज्यादा चौथी, और 13वीं मंजिल वाले को सबसे ज्यादा दुख, और उससे भी ज्यादा दुख फिर किसको होएगा, दूसरे नरक वाले। और इसी प्रकार फिर दूसरे नरक में भी कितने फ्लोर है, कितनी मंजिलें हैं, 11। उसमें 13वीं मंजिल नीचे की तरफ जाती 13वीं मंजिल नीचे, क्योंकि अंडरग्राउंड है ना, अंडरग्राउंड में 13वीं नीचे जाएगी, पहली ऊपर रहेगी। 13 से निकल के वो सीधे दूसरे नरक में पहुंच जाते 13 से निकल के वहां नहीं पहुंचते हैं। बीच में तो असंख्यात योजनों का अंतर है, वो तो अपने दिल से ही बेचारा बात नहीं निकल सकता है, वहां का पहुंचा रहे हो उसको। तो ऐसा है कि ये फ्लोर्स हैं, तो फ्लोर्स कैसे हैं, यहाँ लिखे हैं देखो इसमें, जिसको पाथड़े कहते हैं या पटल कहते हैं, जो मंजिल है ना उसको कहते हैं पाथड़े या पटल। तो पहले नरक में कितने पटल हैं, 13, दूसरे में 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। सातवीं पृथ्वी में कोई फ्लोर नहीं है, सिंगल फ्लोर। सिंगल फ्लोर होना अच्छा है कि खराब, यहाँ पे तो सबसे खराब है, क्योंकि 7वां नरक है। सबसे ज्यादा नारकी अपने को कौन से नरक में मिलेंगे, पहले में कि 7वें में,
पहले में। सबसे कम नारकी कहाँ है? 7वें में, क्योंकि एक ही फ्लोर है ना, एक ही फ्लोर है वहां पर। और पहले नरक में कितने फ्लोर है? 13 फ्लोर है, वो पूरी बॉम्बे की चाल है इतनी पूरी। और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फ्लोर है। और फिर बिल भी देखो, पास में देखो, इसके पास वाले कॉलम में लिखा हुआ है 7वें में तो सिर्फ 5 ही बिल है। टोटल बिल ही कितने हैं वहां? 5। पहला रत्न प्रभा, रत्न प्रभा में है 30 लाख बिल। शर्करा प्रभा में 25 लाख, बालुका प्रभा 15 लाख, पंख प्रभा 10 लाख, धूम प्रभा 3 लाख, तम प्रभा 5 कम 1 लाख। 1 लाख में 5 कम करना है, मतलब 99,985 95। और 7वें नरक में सिर्फ कितने बिल है? 5 95 5, ओनली 5। यहाँ पर तो लाखों की संख्या में बिल है। कहाँ? 6 नरक तक तो लाखों की संख्या में बिल है, और 7वें नरक में सिर्फ कितने बिल है? 5। सब मिला के कितने बिल हो गए कुल? 84 लाख। असंख्यात, एक बिल में असंख्यात नारकी रहते हैं। ठूस ठूस के नहीं भरते हैं, ये बिल बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये असंख्यात योजनों के बिल होते हैं। एक बिल कितना बड़ा होता है? असंख्यात योजन। कोई संख्यात योजन के, कोई असंख्यात योजन के बिल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि सब चीजें रहती है ना, सारी फैसिलिटीज रहती है वहाँ। कढ़ाई रहती है, वैतरणी नदी रहती है, सेमर वृक्ष रहता है, घानी रहती है, सब फैसिलिटीज जो भी उसको वहाँ जो भोगना है सब एक बिल में सब फैसिलिटी है उस नारकी के लिए तो वही फैसिलिटी है तो बहुत एरिया रहता है, और वहाँ रहते भी नारकी असंख्यात असंख्यात नारकी। सारे बिल कितने हो गए कुल? 84 लाख बिल। ठीक है, हाँ, वर्तमान में 7वें नरक में कोई नहीं जा सकता। और यूं भी स्त्रियां जो हैं वो तो कभी भी 7वें नरक जाती ही नहीं, क्योंकि वो मोक्ष भी नहीं जाती ना। उनको मोक्ष जाने की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको 7वें नरक जाने की भी हो नहीं है वो उधर बची हुई है तो इधर भी बची हुई है। ना देवों में वो ऊपर सर्वार सिद्धि आदि ऊंचे देवों में जा सकती है, और ना नीचे जो है 7वें नरक जाती है, और ना मोक्ष को जा सकती है। क्योंकि स्त्री का जो चित्त होता है थोड़ा चंचल होता है, उसको इतनी एकाग्रता नहीं बनती है कि मुक्ति का पुरुषार्थ कर ले, और इतना चित्त घबराया हुआ रहता है कि इतना पाप भी नहीं कर सकती है और इतना पुण्य भी नहीं कर सकती। तो ना इतना पाप कर सकती है कि 7वें नरक जाए, ना चित्त की इतनी स्थिरता हो सकती है कि श्रेणी बांध के मोक्ष चले जाए, और ना पुण्य भी इतना ज्यादा कर सकती है कि ऊंचे देवों में पैदा। अरे कितनी सारी एरिया है नहीं, 6 नरक तक तो जाती है, 6 तक तो जाती ही है, 7वें नहीं जाती। वहां पे सिर्फ 5 ही बिल है, 7वें नहीं जाती। ये चाह रही है कि फिर कहाँ जाएगी, कितनी चिंता हो रही है देखो अभी तो यूं भी तीसरे नरक से नीचे नहीं जाते हैं। बाकी मतलब कि चतुर्थ काल के जो जीव होते हैं जिनको सहनन वगैरह ज्यादा होता है, वो 7वें नरक तक जाते हैं। तो फिर वो पुरुष जाते हैं, स्त्रियां जो होती है वो 6ठे तक ही जाती है। इस प्रकार से देखो ज्योग्राफी की चर्चा हुई। और वैसे तो मैं ज्योग्राफी के साथ साथ आपको नरक की बहुत चीजें बता सकती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ ज्योग्राफी कवर करें, इसलिए अपन मध्य लोक पे आ जाते हैं, जैसे ये सब बातें हैं इसमें। हाँ, आयु और देख लेते हैं अपन कि पहले नरक की आपके सब आप बुक में पढ़ना, इसमें सब लिखी है बहुत सारी। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 सागर की है, दूसरे नरक की 3 सागर की। उत्कृष्ट की बात है ये। पहले नरक की जघन आयु कितनी होगी? 10,000 वर्ष। पहले नरक की 10,000 वर्ष की जघन आयु। उत्कृष्ट आयु 1 सागर, दूसरे नरक की 3 सागर, चौथे की 7 सागर, तीसरे की क्या गड़बड़ करी है सब आपने भी और मैंने भी। चलो वापस से। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1 साल, दूसरे नरक की 3 साल, तीसरे की 7 साल, चौथे की 10 साल।
पांचवें की 17 साल, छठे की 22 साल और सातवें की 33 साल। ठीक है ना, बुक में नहीं देखने को हो रहा तो मैं इस पे भी खोल रही हूँ सारी बात ना, तो यहाँ भी देख सकते हैं। तो जघन्य, पहले नरक की जघन्य 10,000 वर्ष। अब दूसरे नरक की जघन्य कितनी होगी? एक सागर एक समय, एक समय। जो पहले नरक की उत्कृष्ट है उसमें एक समय अधिक करोगे तो वो दूसरे नरक की क्या हो जाएगी? जगत। ठीक है, जगत मतलब सबसे कम और उत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, तो दूसरे नरक में भी कम से कम आयु मिलेगी तो कितनी मिलेगी? एक सागर एक समय और ज्यादा से ज्यादा 3 साल। तीसरे नरक में कम से कम आयु मिलेगी तो कितनी मिलेगी? 3 सागर एक समय और कम ज्यादा से ज्यादा 7 साल। चौथे नरक में कम से कम 7 सागर एक समय और उत्कृष्ट 10 साल। पांचवें नरक में जघन्य 10 सागर एक समय अधिक और पांचवें नरक की उत्कृष्ट 17 साल। छठे नरक की जघन्य 17 सागर एक समय, उत्कृष्ट 22 सागर और सातवें नरक की जघन्य 22 सागर एक समय और उत्कृष्ट 33 साल। मतलब ऊपर ऊपर वाले नरक की जो उत्कृष्ट है उसमें एक समय अधिक करोगे तो नीचे वाले नरक की जघन्य और उत्कृष्ट सबकी आपको यहाँ पर बताएं। ठीक है, तो अपन सामान्य से कहते हैं कि नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की, तो 33 सागर की उत्कृष्ट आयु कौन से नरक की है? सातवें। आपसे बता, आपको अगर ये बोला जाए कि किसी जीव की, कोई जीव नरक में गया और उसकी आयु 20 सागर की है तो कौन से नरक में गया? पांचवे की उत्कृष्ट कितनी है? पांचवे की उत्कृष्ट 17 सागर। तो 20 छठे में आएगा ना, क्योंकि छठे की जगह कितनी है? छठे की जगह में 17 सागर एक समय और उत्कृष्ट 22, तो 20 सागर की आयु वाला कहाँ जाएगा? छठे में। 8 सागर की आयु वाला चौथे में, है ना, क्योंकि चौथे की जगह में कितनी है? 7 सागर एक समय और उत्कृष्ट 10 साल। अपन कौन से नरक में जाने वाले हैं? नहीं जाना, कौन से में जाके आए हैं? सातों में। सातों, अनेक बार सातों में ही सब प्रकार की आयु। ठीक है, चलो नरक का अपन इतनी बात रखते हैं अभी, फिर आगे अपन चलते हैं, मध्य लोक पे आ जाते हैं। अब ये जो बताया आपको रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके 3 पोर्शन किए ना, कौन से? खर भाग, पंख भाग और अभ्रक भाग। खर भाग कितना मोटा बताया? 16,000 योजन। पंख भाग 84,000 योजन और अबहुल 80,000। अब ये 16,000 योजन का जो पहला मोटा जो भाग है उसका ऊपर का जो 1,000 योजन का पोर्शन है उसको कहते हैं चित्रा पृथ्वी। ठीक है, मतलब कितनी मोटी है पृथ्वी? 16,000 और उसमें से ऊपर का हिस्सा लो 1,000, तो उस पृथ्वी का नाम क्या है? चित्रा पृथ्वी। और उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर मध्य लोक है। ठीक है, चित्रा पृथ्वी के ऊपर, मतलब रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर, पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी की पोर्शन है ये। खर भाग पंख भाग किसका पोर्शन है? रत्न प्रभा। और खर भाग का जो ऊपर का 1,000 योजन का पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? चित्रा पृथ्वी। और चित्रा पृथ्वी के ऊपर कौन रहते हैं? मध्य लोक है, उसके ऊपर क्या है? मध्य। रत्न प्रभा के ऊपर मध्य लोक, मोटा चाहो तो अपन ये भी कह सकते हैं रत्न प्रभा के ऊपर मध्य लोक। और ये जो पृथ्वी है ये चित्रा पृथ्वी है, मतलब हमारे को ये जो पृथ्वी दिख रही है कौन सी पृथ्वी है? चित्रा पृथ्वी, रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर का पोर्शन। ठीक है, तो ये चित्रा पृथ्वी जो है इसी में मध्य लोक है। देखो इस मध्य लोक को अपन चालू करते हैं। आज क्योंकि दुख तो अपन ने गति पड़ी थी तब पढ़ा था मध्य लोक।
मध्यलोक मतलब कि ऐसे तो देखा जाए तो पीछे मतलब ये जो चित्रा पृथ्वी है ये पीछे गहराई इसकी कितनी रहेगी 7-8। सामने 1 राज और मोटी कितनी है चित्रा पृथ्वी 1000 योजन। 1000 योजन बताया ना अभी 16,000 योजन के एरिया में 1000 योजन किसका है चित्रा पृथ्वी। मोटाई को छोड़ो उसकी पीछे ये यू 7 राजू की है और यहाँ 1 राजू तो मध्यलोक पीछे देखा जाए तो कितना होना चाहिए 7 राजू। पर फिर भी मध्यलोक की जो रचनाएं हैं मतलब कि मनुष्य तिर्यंश और देव जहाँ पाए जाते हैं वो सिर्फ किस एरिया में पाए जाते हैं 1 राजू बाय 1 त्रस नाड़ी के एरिया। इसलिए मध्यलोक का विस्तार यहाँ कितना बता रहे हैं उसकी लंबाई 1 राजू चौड़ाई 1 राजू। और इस मध्यलोक की ऊंचाई मध्यलोक कहां से चालू हो रहा है चित्रा पृथ्वी के ऊपर से रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपर से और ऊपर इसकी हाइट कितनी जाएगी फिर 1,40,000 योजन की ऊंचाई। मतलब चित्रा पृथ्वी यहाँ से चालू हुई तो चित्रा पृथ्वी तो नीचे से चालू हो रही थी पर मध्यलोक कहां से चालू हुआ चित्रा पृथ्वी के ऊपर से। ये पूरी चित्रा पृथ्वी थी 1000 योजन मोटी और मध्यलोक यहाँ से चालू हो रहा था तो ये मध्यलोक ऊंचा कितना जाएगा 1,40,000 योजन। जैसे हमने पढ़ी थी ना कि अधोलोक की ऊंचाई कितनी थी 7 राजू की पूरी थी ना नक्शे में पूरी की 7 राजू की। ये अधोलोक जो है वो ऊंचा कितना था यहाँ से यहाँ तक 7 राजू। ऐसे ही इस 7 राजू के ऊपर मध्यलोक चालू होता है और मध्यलोक की हाइट कितनी ऊंचाई कितनी है 1,40,000 योजन। जितनी ऊंचाई सुमेरु पर्वत की है उतनी ऊंचाई किसकी है मध्यलोक। देखो 3 लोग पूरा कितना ऊंचा है 14 राजू। 3 लोग की ऊंचाई कितनी है 14 राजू। नीचे के 7 राजू में तो क्या है अधोलोक ठीक है। ऊपर के 7 राजू में क्या होगा ऊर्ध्वलोक। नीचे अधोलोक और ऊपर ऊर्ध्वलोक तो 7 और 7 कितना हो गया 14 राजू। अब मध्यलोक कहाँ गया बीच में है ना तो बीच में उसकी ऊंचाई कितनी है 1,40,000 योजन। सिर्फ बहुत कम एक पतला सा जैसे कोई पेपर रखा हुआ उसकी ऊंचाई बहुत कम है। जो ऊपर का 7 राजू का एरिया है उसी में से 1,00,000 योजन माइनस कर दो तो वो 1,00,000 योजन माइनस करोगे तो ऊर्ध्वलोक का एरिया आ जाएगा और 1,00,000 का एरिया किसका है मध्यलोक बस बहुत कम। तो फिर ये ऐसे आगे से जो 1 राजू थी वो थोड़ा ज्यादा होती जाएगी क्या यहाँ से स्टार्ट हाँ थोड़ी सी हो जाएगी ना बहुत हल्की सी मामूली से फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा ठीक है। वो तो यूं भी चौड़ाई बढ़ती जाएगी वो पर अगर मोटी बात करें तो एक ही रहेगी। आई बात ख्याल में लोक पूरा कितना ऊंचा है 14 राजू। तो उस 14 राजू लोक में 3 लोक हैं अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो अधोलोक उसमें कितना ऊंचा है 7 राजू। मध्यलोक कितना ऊंचा है 1,40,000 योजन का। ऊर्ध्वलोक कितना ऊंचा होगा 7 राजू में 1,40,000 योजन कम। ऊपर वाले में कम करना ऊर्ध्वलोक में से कम करो नीचे तो पूरे के पूरे 7 लेने हैं और ऊपर वाले 7 में से 1,40,000 जो कम करोगे वो किसकी ऊंचाई होगी मध्यलोक की। मतलब 7 राजू के आगे 1,40,000 योजन कुछ है क्या कुछ भी ठीक है। ये पीछे कितना है 7 राजू है पर फिर भी रचना कितने एरिया में है 1 राजू बाय 1 राजू। काय की रचना है अब अपने को ये देखना है। ये थोड़ा सा ब्लर्ड है क्या है ना इसलिए वो पढ़ने में नहीं आ रहा है कुछ करो उसको थोड़ा सा ना कौन है इधर करने जैसा आप ही करो। अब ये 1 राजू बाय 1 राजू जो अपन यहाँ कह रहे थे ना ये 1 राजू
बाय 1 राजू। इसकी चौड़ाई और मोटाई कितनी है? 1 राजू बाय 1 राजू। अब आ रहा है? हुआ? थोड़ा ठीक हुआ ना? तो 1 राजू बाय 1 राजू जैसे ऊपर से खींचा हो उसमें ये रचनाएं हैं। उसमें क्या रचना है? असंख्यात द्वीप और समुद्र। सबसे बीचों बीच में ये जो दिख रहा है, ये मेरा हाथ वो दिख रहा है आपको? चलता हुआ दिख रहा है? इसको बदलना पड़ेगा मुझे। ये चलता हुआ ही देखो, ये जो है जम्बूद्वीप जो लिखा हुआ है, मतलब सबसे बीच में ये गोल जो है वो जम्बूद्वीप है, गोल है वो। जैसे थाली गोल होती है ऐसे ये जम्बूद्वीप बीचों बीच में गोल है। फिर उसको घेर कर ये चूड़ी के आकार का लवण समुद्र, जैसे चूड़ी होती है बीच में से तो खाली पोर्शन है और इधर से ऐसा पूरा चौड़ा है, ऐसे चूड़ी जैसा क्या है? लवण समुद्र। और फिर उसको घेर के वापस एक द्वीप है जिसका नाम है धातकीखंड द्वीप, और उसको घेर के फिर एक समुद्र है जिसका नाम है कालोददी समुद्र, और उसको घेर कर फिर द्वीप है पुष्करवत द्वीप, और उसको घेर कर समुद्र, और उसको घेर कर द्वीप, और उसको घेर कर समुद्र, उसको घेर कर द्वीप, उसको घेर कर समुद्र, उसको घेर कर द्वीप। ऐसे कितने द्वीप और समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप और समुद्र। सबसे बीच में जो द्वीप है उसका नाम है जम्बूद्वीप, और उसका आकार कैसा है? थाली के समान। और फिर लवण समुद्र, धातकीखंड द्वीप आदि जो आगे आगे के द्वीप समुद्र है उनका आकार कैसा है? चूड़ी के समान। ठीक है, देखो दूसरा एक नक्शा बुक में निकालो, ढाई द्वीप का नक्शा, जिसमें सब तो नहीं है पर ढाई द्वीप है। ये सबसे बीचों बीच में ये जो दिख रहा है पूरा आपको नीले पोर्शन के पहले जहाँ कलरफुल पूरा है, ये क्या है? जम्बूद्वीप। और इसको घेर कर ये नीले रंग का पतला जो दिख रहा है वो क्या है? लवण समुद्र। फिर इसको घेर कर धातकीखंड द्वीप, और फिर इसको घेर कर कालोददी समुद्र, और फिर इसको घेर कर पुष्करवत द्वीप, और फिर इसको घेर कर फिर समुद्र, फिर द्वीप है, फिर समुद्र, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। ऐसे कितने द्वीप और समुद्र है? असंख्यात द्वीप और समुद्र। ठीक है, अभी अपना क्या चल रहा था? ये मध्यलोक। तो मध्यलोक, वैसे तो मध्यलोक की इधर लंबाई कितनी है? 1 राजू लंबाई, ऊंचाई नहीं, लंबा कितना है? त्रसनाड़ी में है ना वो 1 राजू बाय 1 राजू, जितनी लंबी चौड़ी त्रसनाड़ी उतना ही बड़ा वो मध्यलोक है। ऊंचाई ऊंचाई तो इस पिक्चर में बनी नहीं है क्योंकि ये तो ऊपर से जैसे अपन ने खींच, ये कमरा है तो 1 राजू बाय 1 राजू यूं समझो, और ये जो होगी वो क्या होगी? उसकी ऊंचाई। तो ये 1 राजू है और ये 1 राजू है, और इधर की ऊंचाई है। अभी ऊंचाई से मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा मांडा है ना ये तो इसमें गोले मांडे, सबसे बीच में जम्बूद्वीप, फिर उसको घेर कर लवण समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। तो ऐसे गोल गोल घेरे बांधे तो असंख्यात द्वीप और समुद्र हो गए। उसके बाद फिर ये 4 कोने बच गए क्योंकि एरिया तो है चौकोर, जैसे हथेली, हथेली तो है चौकोर, और इसमें आप मेहंदी की डिजाइन बांटोगे ऐसी गोल 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 गोल, तो फिर क्या होता है? 4 कोने बच जाते हैं। फिर वहां कुछ और डिजाइन बना लेते हो, जो भी करते हो। ऐसे यहाँ पर 4 कोने बच गए, तो वहां पे भी कुछ रचना। अभी क्या है देखो, इस स्लाइड से अपन चलते हैं। इसका विस्तार 1 राजू बाय 1 राजू। ऊंचाई मतलब ये जो हाइट है, जैसे दीवार की हाइट है ना, ऐसे ऊंचाई 1,40,000 योजन। इतनी ही ऊंचाई किसकी है? सुमेरु पर्वत की। सुमेरु पर्वत भी इतना ही ऊंचा है जितनी ऊंचाई मध्यलोक की। फिर इसमें रचना क्या है? असंख्यात द्वीप और समुद्र और 4 कोने। वो असंख्यात द्वीप और समुद्र कैसे हैं? एक दूसरे को घेरे हुए और दूने दूने व्यास वाले। दूने दूने व्यास से क्या मतलब है? ये जम्बूद्वीप जो है उसका व्यास
जम्बू द्वीप जो है उसकी ये व्यास मतलब रेडियस जो है डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन चौड़ाई उसकी पूरा घेरा। और फिर इसको घेर के जो लवण समुद्र है वो कितना है 2,00,000। यहाँ से यहाँ तक फोटो में भले इतना सा बना हुआ है पर वो उससे डबल है, वो 2,00,000 का है। तो इस तरफ भी 2,00,000 है, इस तरफ भी 2,00,000, सब तरफ कितना होगा वो 2,00,000। फिर इसको घेर के धात की खंड कितना चौड़ा होगा यहाँ से यहाँ तक 4,00,000। फिर उसको घेर के कालो नदी कितना होगा 8,00,000। फिर उसको घेर कर पुष्कर कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 16,00,000। फिर उसके आगे 32,00,000, 64,00,000, फिर ऐसे आगे आगे कैसा होता जाएगा दूना दूना डबल। ठीक है, इसीलिए यहाँ बताया है कि ये एक दूसरे को घेरे हुए हैं असंख्यात द्वीप और समुद्र, और आगे आगे दूने दूने व्यास वाले हैं और 4 कोनों की ओर रचना है। इसमें निवास किसका है इस मध्यलोक में मनुष्य का, तिर्यंच का। तिर्यंच कौन से तिर्यंच मिलेंगे अपने को यहाँ पर 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की 5 इंद्री सभी सभी सामने देखने को मिल रहा है ना। और देवों का तो कौन से देव रहते हैं यहाँ पर ज्योतिषी व्यंतर और भवनवासी। अभी भवनवासी व्यंतर अभी कहाँ बताए थे मैंने आपको, कहाँ रहते हैं नरक में। नरक देखो नरक नहीं कहेंगे, पहली पृथ्वी या अधोलोक कहो तो ठीक है, नरक कहने में तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि नरक का पोर्शन तो तीसरा वाला ही है ना सिर्फ पहली पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग। तो भवनवासी व्यंतर वहां पर भी रहते हैं और भवनवासी व्यंतर यहाँ मध्यलोक में भी रहते हैं। मतलब भवनवासी व्यंतर अधोलोक में भी उनके घर बने हुए हैं और यहाँ पर भी बने हुए हैं। और ज्योतिषी तो जो चंद्रमा सूर्य के जो विमान दिख रहे वो है, और मनुष्य जो है वो तो मतलब और मनुष्य जो है यहाँ सामने बन रहे, और तिर्यंच 5 प्रकार के यहाँ रहते हैं। अभी कहाँ कौन कौन रहते हैं इसको अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक बीचों बीच में जम्बू द्वीप है। आप लोग बोलो तो मैं इसको 5 मिनट में बता दूं और बोलो तो इतना ही छोड़ दूं क्योंकि क्लास हमने लेट चालू करी थी। क्या इच्छा है, कितने लोगों की इच्छा है कि और पढ़ा लिया जाए, कितने लोगों की इच्छा है कि छोड़ दिया जाए। चलो मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ कितने लोगों की इच्छा है कि पढ़ा लूं 5 मिनट और ना, इसमें हाथ खड़ा कर दो ना उसमें हाथ खड़ा कर दो पढ़ा लूं क्योंकि बहुत सारा टाइम रिवीजन में भी चले गया तो फिर वो इसलिए। जम्बूद्वीप जो सबसे बीच में जम्बूद्वीप है उसके लिए बुक में नक्शा खोलो दूसरा वाला जम्बूद्वीप का। 9:15 क्लास चालू हुई थी हाँ इसलिए ना फिर वो लेट हो गई। जम्बूद्वीप पेज नंबर बता दो भाई, तो ये सामने इसमें तो आई क्या ये सबसे बीच का जम्बूद्वीप है। ये जम्बूद्वीप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका व्यास, इसको कहते हैं व्यास। व्यास कितना है 1,00,000 योजन का, इसका व्यास 1,00,000 योजन का। इस जम्बूद्वीप में इसका आकार कैसा है थाली के समान गोल। इसका व्यास कितना है 1,00,000 योजन का। उसको किलोमीटर में या मील में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 40 करोड़ मील, या किलोमीटर में देखा जाए तो कितने किलोमीटर 60 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपको मैं पहले अभी बता दूं कि वर्तमान दुनिया जो साइंटिस्ट जिसको जानते हैं वो सिर्फ 30,000 किलोमीटर की जानते हैं। जो वर्तमान पृथ्वी है ना एक छोर से दूसरे छोर पे जाने में उनको कितने कितने किलोमीटर कवर होते हैं उनके लगभग 30,000 किलोमीटर। और जम्बूद्वीप अभी आपको कितना बड़ा बताया जा रहा है 60 करोड़ किलोमीटर। 60 करोड़ किलोमीटर और वो सिर्फ 30,000 है। सिर्फ इतना सही जानते हैं साइंटिस्ट, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर करी है ये बात कि ये बहुत विशाल रचना है। और हमको जो साइंटिस्ट वगैरह आज तक जो जान सके जितना वो सिर्फ कितना है 30,000 किलोमीटर। वर्ल्ड जिसको वो पूरा बोलते हैं वो कितना है 30,000 किलोमीटर।
है ना। अभी अपन पढ़ेंगे कितने में है मनुष्य कहाँ है। वो साइंस वाले नहीं जानते तो क्या हुआ, सर्वज्ञ जानते हैं कि नहीं जानते। सर्वज्ञ के ज्ञान में दिख रहा है ना कि कहाँ पे मनुष्य है कहाँ नहीं। 1 लाख योजन 40 करोड़ मील, या फिर लिख सकते हो 60 करोड़ किलोमीटर। और साथ में लिख लो कि वर्तमान पृथ्वी कितनी है, 30,000 किलोमीटर। थाली के सदृश। हाँ, इसका फॉन्ट को आज कुछ गड़बड़ हो गई। थाली के सदृश मतलब समान, थाली के समान गोल। व्यास 1 लाख योजन 40 करोड़ मील या 60 करोड़ किलोमीटर। मेरू इसमें कितने हैं, एक ही है, सुदर्शन मेरू। पंचमेरू होते हैं ना, उसमें से जम्बू द्वीप में कितने मेरू हैं, सिर्फ एक, सुदर्शन मेरू। नाभि के समान, जैसे शरीर में नाभि जो है वो सेंटर में होती है, ऐसे ही जम्बू द्वीप के सेंटर में क्या है, सुदर्शन मेरू। इस जम्बू द्वीप में और क्या है, 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, 6 सरोवर हैं और 14 नदियां। अब ये नाम सब नक्शे में लिखे हैं और मैं आपको नोट्स भी अभी दूंगी तो उसमें भी सब आ जाएंगे। देखो ये कहाँ है, अपन तो ये समझ लेते हैं। 7 क्षेत्र, ये नक्शा है, इसमें 7 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र ये हरे रंग का जो दिख रहा है ये भरत क्षेत्र। फिर रेड रंग का जो है वो पर्वत है, पर फिर ये पिंक रंग का जो पोर्शन है, बीच में नीली लाइन आ गई है उसको मत देखना, पर बीच ये जो पिंक रंग का है वो क्या है, दूसरा क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र। दिख रहा है आपको नक्शे में, इधर स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, अब दिख रहा है। ये ग्रीन पोर्शन पूरा, इसमें विभाजन भी करा हुआ है, मत समझेंगे, पर ये ग्रीन पोर्शन पूरा ये पहला क्षेत्र है, भरत क्षेत्र। फिर ये गुलाबी पोर्शन पूरा ये दूसरा क्षेत्र है, हेमवत क्षेत्र। फिर ये पिंक पोर्शन पूरा हरि क्षेत्र। फिर येलो पोर्शन पूरा विदेह क्षेत्र। फिर पिंक पोर्शन ये पूरा रंगक क्षेत्र। फिर ये हैरण्यवत क्षेत्र, पिंक वाला पूरा। और फिर ये ग्रीन पोर्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐरावत क्षेत्र। कितने क्षेत्र हो गए कुल, 7 क्षेत्र। ठीक है, अब इन सब के नाम भी हैं, वो सब देखेंगे अपन, अभी मैं आपको शॉर्ट में अभी तो करा देती हूँ। फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो फैला हुआ है ये पर्वत है। पहला पर्वत है हिमवंत पर्वत, जो कि भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र को डिवाइड कर देता है। हाँ, सब जगह पर्वत अड़े हुए तब तो 2 क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। वो पर्वत अड़े इसलिए ताकि क्षेत्र अलग अलग हो जाए। ये भरत क्षेत्र और हेमवत क्षेत्र को डिवाइड करने वाला हिमवंत पर्वत। फिर दूसरा पर्वत कौन सा है, ये महाहिमवत। तीसरा निषद, और फिर चौथा ये नील, और फिर रुक्मी, और फिर शिखर। ऐसे पर्वत कितने हो गए, 6। ठीक है, एक एक पर्वत के ऊपर, पर्वत तो ऊंचे हैं, उनकी हाइट है सबकी, और उस ऊंचे पर्वत के ऊपर सरोवर है। पहला सरोवर है ये जो दिख रहा है, ये है, ये जो दिख रहा है पद्म रथ मतलब होता है सरोवर। पहला ये पद्म सरोवर कहाँ है, हिमवत पर्वत के ऊपर। दूसरा महाहिमवत के ऊपर महापद्म। तीसरा निषिद्ध के ऊपर तिगिच। फिर नील पर्वत के ऊपर केसरी। रुक्मी पर्वत के ऊपर महापुंड्र, और शिखरी पर्वत के ऊपर पुंड्र। तो सरोवर भी कितने हैं, 6। 7 क्षेत्र हैं, उनको विभाजन करने वाले 6 पर्वत हैं। एक एक पर्वत के ऊपर एक एक सरोवर है, इसलिए सरोवर भी कितने हो गए, 6। अब 6 सरोवर है, एक एक सरोवर में से 2-2 नदियां निकले तो कितनी नदियां, 12। पर पहले सरोवर और आखिरी सरोवर में से 3-3 निकलती हैं, तो कितनी नदियां हो जाएगी कुल, 14। ठीक है, ये नदियां अभी नीले रंग की और बहती हुई सारी दिख रही है। ये पहला पद्म सरोवर है, इसमें से 3 नदी निकल रही, एक जा रही है गंगा, ये सिंधु, और ऊपर की तरफ से देखो ये निकल रही है यूं और घूम के ये जा रही है रोहितास। ठीक है, महापद्म में से कितनी नदियां निकलेगी, अब 2। एक नीचे की तरफ निकल रही है, कौन सी, रोहित नदी, और एक ऊपर की तरफ हरिकांता।
तिगिच में से वापस कितनी निकल रही है? 2। एक तो ये नीचे की तरफ निकल रही है हरित और ऊपर की तरफ सीतू। केसरी में से कौन सी 2 है? सीता नदी और नरकांता। महापुंडरिक में से नारी नदी और रूपकुला। पुंडरिक लास्ट वाला सरोवर है, उसमें से कितनी निकलेगी? 2 की 3? एक तो निकल रही है ये स्वर्णकुला और रक्ता नदी और रक्त। कितनी नदियां हो गई? 14। ठीक है। क्षेत्र है 7, उसको विभाजन करने वाले 6 पर्वत, एक एक पर्वत के ऊपर सरोवर और 6, और सरोवर में से निकलती हुई 14 नदी। अभी इनकी सब डिटेल वगैरह जो है वो अपन अगली क्लास में। दीदी कल का बता दीजिए। हाँ, कल क्लास है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे की क्लास मिस हो गई थी, तो मेरे ख्याल से आप लोग सब इच्छुक हो गए कल आने के। कल जल्दी चालू हो जाएगी, वो वाली क्लास अंदर रहेगी तो जल्दी चालू हो जाएगी, तो कल भी क्लास रहेगी। ठीक, टाइम 8:15। हाँ, बुक जो लेना चाहते हैं वो नूतन भाभी से कंसल्ट कर लें, और अभी तो मैं 10 लाई हूँ, तो जो लेना चाहते हैं वो नूतन भाभी से कंसल्ट कर ले, और नी अगर हुई तो उनके पास नाम लिखवा दे। हाँ हाँ, 6 डाला वाली क्लास मैंने विचार किया है कि फ्राइडे और सैटरडे रखेंगे इस वीक। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इतने सारे आते हैं, फिर इनकी क्लास ही वरना छूट जाएगी। आप लोग सैटरडे को आने को तैयार हो क्या? वही मेरे को वो है, कल कर लेंगे, फिर वहां वाले को एडजस्ट करनी पड़ेगी। बुक के लिए जिसको भी चाहिए वो नूतन भाभी से बात कर ले।